नमस्कार, मणिपुरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। नए फाइनेंशियल ईयर की आज से शुरुआत हो गई और ऐसे में जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की भी नए तरीके से प्लानिंग करें। अपने इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड अगर आपने अब तक नहीं बनाया है तो उसे जरूर जोड़ लीजिए। और ये भी जानिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में किन गलतियों से आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी चीजों में आज हम करने वाले हैं आपकी मदद और हमारे एक्सपर्ट कराएंगे आपके नए फाइनेंशियल ईयर की नई तरीके से प्लानिंग। तो शो में हमारे साथ है फिनफिक्स के फाउंडर प्रबलिन वाजपेयी और साथ ही कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। सबसे पहले विकास, आपके पास आते हुए ये बताइए कि अगर कोई नए फाइनेंशियल ईयर में अपने पुराने निवेश से आगे बढ़ते हुए नए निवेश की नई नीति बनाना चाहता है तो मास्टर प्लान क्या होना चाहिए उसके लिए? धन्यवाद स्मिता, आपने शो में बुलाने के लिए। हेलो प्रबलिन। देखिए स्मिता, सबसे पहले मास्टर प्लान जैसे आपने बोला, एक होलिस्टिक पिक्चर लेनी पड़ेगी जब हम अपने पूरे गोल प्लानिंग की बात करते हैं। और इसमें सबसे जरूरी क्या है कि देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी गाड़ी है जो फ्यूल के बिना नहीं चलेगी, तो वैसे ही हमारा जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमारी लाइफ में सबसे पहला बेसिक रूल ये होना चाहिए कि हमें हमारी जो अपनी खुद की बैलेंस शीट है, जहां हम ये बोलते हैं कि हमें कैश सरप्लस होना पड़ेगा ताकि हम इन्वेस्ट कर पाए। तो पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपना डेट रिडक्शन करिए और कम से कम आपके पास डेट होना चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई एसेट बिल्डिंग के लिए डेट लिया है वो तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन करिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे जब आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग या गोल प्लानिंग की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हाथ में कैश होना जरूरी है, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट। तो उसके लिए क्या होता है कि या तो आपकी इनकम आप जो होती है, सोर्सेज जो होते हैं आपके, वो बढ़ाइए और प्लस अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करिए। तो ये बेसिक प्रीमाइस है, आधारशिला है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है आपकी, आप अपने आप को सबसे पहले अनसर्टेनिटीज से कवर करिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो टर्म प्लान हम जैसे बोलते हैं कि वो एक लेना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अमीर से गरीब होने में सिर्फ एक बीमारी का अंतर होता है, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ और फैमिली के लिए। तो दो जो मेजर हमने जो चीजें ली हैं वो सबसे पहले होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप तय तय करिए कि आपके मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। उसके बेसिस पे आप अपने एसेट एलोकेशन करिए और अपने गोल्स को लिंक करिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो ये तीन जो बड़े चीजें होती हैं वो करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। तो स्मिता, जरूरी नहीं है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो सिर्फ आप अपनी रिस्क को ही देख के करें, आपको ये भी देखना है कि आपको इन्फ्लेशन बीट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्सेशन को भी जरूर देखिए कि आपकी टैक्सेशन क्या है। तो ये 5-6 ऐसे मापदंड होते हैं जिसके अराउंड आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, तो ही आप एक अच्छा आइडियल पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपना। जी बिल्कुल। और ये हर साल की ये बात है, ना सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर बल्कि किसी भी साल अगर आप निवेश की शुरुआत करते हैं तो इन 5-6 पॉइंट्स को तो आपको हमेशा ध्यान में रखना ही चाहिए। प्रॉब्लम आपके पास आती हूँ मैं, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि सेविंग करेंगे तो हमेशा ये लगता है कि खर्चे भी हैं और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिसको पूरा करना है, हॉबीज़ भी हैं। ऐसे में हम ये भूल जाते हैं कि एक हम बजट बना सकते हैं, एक सेविंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे हम आगे अपना एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बड़े अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हम बहुत अच्छी एक सेविंग कर सकते हैं। कैसे इसकी स्ट्रैटेजी बनाएं इस फाइनेंशियल ईयर में? नमस्कार स्मिता एंड हेलो टू विकास। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से हम हर साल बजट देखते हैं स्मिता, वो सरकार का एक तरीके से जो जनता के सामने वो बताते हैं कि उनकी क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस करने वाले हैं। और स्पेशली अगर आप वहाँ देखिए तो हम फिस्कल डेफिसिट पे बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि सरकार अपनी रेवेन्यू को कितना बढ़ाने वाली है और उसी में क्या अपने खर्चे को मैनेज करने वाली है। सो आई थिंक सेम चीज एज इंडिविजुअल्स हम पे भी अप्लाई करती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए। बिकॉज जैसे अभी विकास ने बोला कि आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा ही नहीं बचता है, अगर आपका बजटिंग सही नहीं है ना, आप अपने सारी चीजें जितना भी आप इनकम आ रहा है आपके एक्सपेंसेस में निकल जाता है, तो अगर आपकी सेविंग नहीं हो रही और वो आप निवेश नहीं कर पा रहे, तो आप अपने फ्यूचर को किसी तरीके से भी सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, जो फाइनेंशियल फ्यूचर है आपका। सो मेरे ख्याल से सबसे जो इसकी इम्पोर्टेंट शुरुआत है वो थोड़ी सी हम जिसको बोलेंगे एक बोरिंग स्ट्रैटेजी से करते हैं, बट विद इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे। और वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका महीने में खर्चा हो कहाँ रहा है, आपको उसको कहीं ना कहीं लिस्ट डाउन करने की जरूरत है। पहले अगर हम पुराने जमाने में देखें तो लोग कॉपी पेंसिल पे लिख लेते थे आराम से,
कि धोबी का कितना खर्चा है, राशन का कितना खर्चा है, आज हमारे पास एक्सेल है। ये चीजें देखने में इनसिग्निफिकेंट लगती हैं सोचने में, पर ये बहुत क्रूशल है, स्पेशली इन द डिजिटाइज्ड वर्ल्ड जिसमें हम हैं, जहाँ पे हम ब्लिंकिट से और स्विगी से 2 मिनट में खाना से लेके कोई भी चीज जो हमें चाहिए वो मंगवा सकते हैं। तो आपको बजटिंग करने की जरूरत है। आप प्लीज लिखिए कि आपने अपने पुराने 3 से 6 महीने के आप बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करिए, आप देखिए कि आपने कहाँ पे कितनी स्पेंडिंग की है, और फिर उसको आप डिवाइड करिए कि आपके कितने खर्चे थे जो असेंशियल थे, जिनके बिना आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ नहीं चल सकती है, और कितने ऐसे थे जहां आपको लगा कि हाँ यहाँ पे हल्का सा रोक लगाई जा सकती है, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। मान लीजिए आप हर हफ्ते बाहर जाके खाना खाते हैं या शॉपिंग कर लेते हैं, तो उस टाइप की चीजों पे हल्की सी रोक लग सकती है स्मिता, बिकॉज वो हमारी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का हिस्सा बनती है। सो टेकिंग नोट ऑफ कि आपकी स्पेंडिंग हो कहाँ रही है, उस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ी सी इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचने के लिए एक 7 डे रूल है, उसको अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। हम लोग मॉल में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे हम कार्ट में कुछ ऐड करके फटाफट से खरीद लेते हैं। अगर आप अपने आप को 7 दिन नहीं, पर आप 2 दिन का भी समय दे पाए कि क्या एक्चुअली वो असेंशियल है आपके लिए और क्या आपको उस पर स्पेंड करना चाहिए, तो शायद आप बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन कर पाएंगे। सो एक तरीके से 7 डे का कूलिंग पीरियड लीजिए बिफोर यू मेक अ वेरी बिग परचेज, ताकि आप किसी तैश में आके, जोश में आके बहुत बड़ा खर्चा ना करें जो आपकी बेसिकली मंथ की बजटिंग को हिला दे। उसके बाद आपके पास आइडियली जितना पैसा आता है, एक बार आपके पास एक एस्टिमेट है कि आप कितना स्पेंड करते हैं, आपका एक परसेंटेज कंपोनेंट ऑफ सेविंग शुरू में ही डिसाइड होना चाहिए कि आप 25% लेट से अपनी इनकम का आप सेव कर पाते हैं, और उसको महीने की शुरुआत में फर्स्ट 5-6 डेज में आप एलोकेट कर दीजिए वाया SIP या आपके PPF में जाता है, तो डिडक्शंस आपके हो जाने चाहिए। एंड अपने डेट को कम करिए जैसे विकास ने बताया। सो बहुत क्रूशल है, आप बजटिंग करें तो आपको असेंशियल एंड नॉन असेंशियल स्पेंडिंग के बीच में अंतर पता चल जाएगा, और प्रॉब्लम नॉन असेंशियल स्पेंडिंग को कोविड कम ने करके हमें थोड़ा allocate सा करिए। बदला, और खास करके जितना एक्सपोजर हमें मिला है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हो, चाहे वो बहुत ही एक्सेसिबल चीज़ों का हो जहां हम 10 मिनट 8 मिनट में चीज़ें मंगा लेते हैं, या अलग अलग और भी इस तरीके की इंस्टा चीज़ें हैं, इंस्टामार्ट जैसे हम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, जिसने ये 7 डे रूल को थोड़ा बदल दिया, क्योंकि अब हम सामान मंगाने के बाद 7 दिनों तक सोचते हैं कि इसे हमने मंगाया क्यों। तो ये थोड़ा सा जो है मेंटालिटी काफ़ी चेंज हुई है। लेकिन अब नए फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में विकास, हमें अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विकास जी? अगर आप 4-5 साल का देखें तो पहले 2021 जब ये कोविड का 20-21 का जो दौर था, उस वहां से एक तेजी शुरू हुई, और 2024 के फर्स्ट हाफ तक तो बहुत अच्छी तेजी रही, और लोगों ने जहां पे भी पैसा डाला वहां लगभग पैसा बनाया उन्होंने, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो। और म्यूचुअल फंड्स में भी यदि अगर आप देखेंगे कोई थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स थे, हर जगह पैसा बना है। और वो बना क्योंकि ब्रॉड बेस्ड रैली हो रही थी, और कुछ लोगों को ये भी लगने लग गया था कि वो मार्केट को आउटस्पार्ट कर सकते हैं। बट सेकेंड हाफ ऑफ जो 2024 था, उसने लोगों की नोशन को बदल के रख दिया, और 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, जनवरी फरवरी मार्च, उसने तो बिल्कुल ही लोगों को एक आईना दिखा दिया कि मार्केट को आउटबीट करना इतना आसान नहीं होता। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा। और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमने देखा कि काफी सारे हमारे पास निवेशक आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो देखिए, और हम देख के स्मिता हैरान हो जाते हैं कि 15-15, 20-20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ली हुई है पोर्टफोलियो में, स्टॉक की लिस्ट 70 से 80 और 100 स्टॉक्स लिए हुए हैं। और यही एक रीजन था कि उनके पोर्टफोलियो ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करना शुरू किया, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर बैठ लिए। तो नए साल में पहला काम ये करिए, अपने पोर्टफोलियो की क्लीनिंग करिए। जहां पे भी आप गलत एसेट में अटक गए हैं, आप इमोशनल डिसीजन ना लेके रैशनल डिसीजन लीजिए, और अपने पोर्टफोलियो में जो गलतियां की हैं आपने, चाहे स्टॉक्स को लेके हो चाहे म्यूचुअल फंड्स को लेके हो, उसको कट डाउन करिए, उससे एग्जिट करिए। और जो आपके अच्छे फंड्स हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो फंड्स, और अपनी स्टडी करके आप देखिए या आपके एडवाइजर के थ्रू जो अच्छे फंड्स हैं उसमें आप टॉप अप करिए। देखिए, लॉस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब मार्केट रिकवर होगी तो आपके अच्छे फंड्स ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो बेहतर यही है कि उसके ऊपर आप अपना दांव लगाइए जो फंड्स ज्यादा बेहतर करने वाले हैं। तो पहला मैं यही बोलूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को क्लीनिंग करिए, अपने खराब एसेट्स को कट डाउन करिए। उसके बाद आप ये देखिए कि अपने जो नए सिरे से पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, उसमें आपके गोल्स क्या हैं। उस गोल्स के हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करिए कि ये मेरी
लॉन्ग टर्म है, ये मेरी शॉर्ट टर्म है या मेरी मिड टर्म है। अब जनरली मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपका जैसे शॉर्ट टर्म हो गया कि आपने कोई इमरजेंसी फंड रख लिया। मान लीजिए आपने 9 से 10 महीने या 12 महीने का एक कॉर्पस क्रिएट करके रखा है जिसकी आपको ज़रूरत पड़े कभी भी इमरजेंसी में, तो आप उसको यूज़ कर पाएँ। आपने जो शॉर्ट टर्म में आपको जो छुट्टियाँ हैं, जो अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आएँगी तो लोगों के एक शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं कि हमने जाना है। उसके हिसाब से आप अपना वो पैसा इक्विटी वाले फंड्स में ना लगा के लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जैसे कैटेगरीज़ होती हैं उसमें आप लगा दीजिए। या कोई आप मान लीजिए मिड टर्म में आपको घर खरीदना है या कोई लग्जरी कार खरीदनी है या बच्चों की पढ़ाई का कोई गोल आ रहा है आपका, तो उसके लिए आपने कौन से फंड्स लेने हैं, उस हिसाब से आप अपने फंड्स को लेसर रिस्कियर कैटेगरी में रखें, जो आपके आर्बिट्राज फंड्स हो सकते हैं या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हो सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स हो सकते हैं। इस तरीके का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो। प्योर इक्विटी एंड जो हाई रिस्क फंड है वो उसमें कम होने चाहिए। जी बिल्कुल, लॉन्ग एक टर्म हो गया। सही लॉन्ग सही टर्म में तरीके जैसे से पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके साथ ही आप बहुत ही बेहतरीन रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जो आपने बताई, लेकिन इसके साथ ही प्रॉब्लम हर एक चीज़, जानकारी, हर एक इन्फॉर्मेशन सबके जहन में होती है। बावजूद इसके हम देखते हैं कि साल दर साल लोग कई ऐसी गलतियां होती हैं जिसको रिपीट करते रहते हैं। कौन सी वो गलतियां हैं जो आप चाहेंगी कि लोग अब आगे ना रिपीट करें? स्मिता, मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज जो विकास जी ने बोली है कि लोगों को लगता है कि एक बार ले लिया है उसी पे बैठे रहते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, तो क्लीन अप एंड आई थिंक रिव्यू करना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना बहुत एसेंशियल है। और अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से निवेश करना। कई बार मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ साथ ना हमारा रिस्क एपिटाइट भी ऊपर नीचे हो जाता है। आपका रिस्क एपिटाइट मूव नहीं होना चाहिए मार्केट्स की मूवमेंट को देख के, बिकॉज अगर मार्केट्स में करेक्शन आती है जैसे हमने पिछले 6 महीने में देखा, तो सडनली कई बार जो हमारी एलोकेशंस होती हैं वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में आप देखेंगे कि आप कर चुके हैं, बिकॉज उससे पहले मार्केट्स में तेजी थी। सो आई थिंक रिस्क एपिटाइट के हिसाब से निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स काम नहीं कर रही हैं उनको आइडेंटिफाई करके थोड़ा क्लीन अप करना, एलोकेशंस को रिड्यूस या रीशफल करना बहुत एसेंशियल है। उसके अलावा स्मिता, मेरे ख्याल से जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन का जिसको बोलेंगे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, एक बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए, वैसे ही निवेश की हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एसेट एलोकेशन इज वेरी क्रूशियल। और आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स है उसका 90% जो आउटकम है वो आपकी एसेट एलोकेशन ही बताती है। जबकि हम अगर इंडियन हाउस होल्ड्स की बात करें तो हम मैक्सिमम परसेंटेज अपना फिक्स्ड इनकम की तरफ रखते हैं और वो हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी नहीं दे पाता है, और हमारी बड़ी कम एलोकेशन इक्विटी की तरफ होती है। तो रियल रिटर्न्स पे आप गौर रखें कि इन्फ्लेशन और टैक्सेशन निकालने के बाद आपकी क्या रिटर्न्स निकल रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन को आप डिफाइन करिए। थोड़ा सा इमोशन से बचिए। अगर हम देखें, अभी जैसे हमने पिछले महीने 6 महीने में देखा तो मार्केट्स में करेक्शन थी, ऐसे दौर से स्मिता बचना इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। अगर किसी ने निवेश शुरू किया था 2018 में, मान लीजिए मिड कैप इंडेक्स में, तो वो 2019 तक करीबन -6 to 8% पे था। 2 साल बाद भी जो वो SIP अगर चलाते रहते तो 2018 से 2020 जनवरी तक की भी उनकी जो SIP है वो -1% पे होती, और 2021 तक की जो SIP होती 3 साल की, उनकी 16% पे पहुंच जाती, और आज तक वो SIP करीबन 24% पे। पर हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पहले 2 साल में ही रुक जाते हैं। वो नहीं करना है स्मिता। अगर मार्केट्स में गिरावट है, आपको कंटिन्यूड रहना है, इमोशंस को आप हावी ना होने दें, एंड मेरे ख्याल से अपने निवेश को बरकरार रखें एंड एसेट एलोकेशन को फॉलो करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार, और इस बार भी हमने देखा, जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल होता है उसमें कई लोग घबरा जाते हैं और घबराकर उन्हें ये लगता है कि जो पैसे वो SIPs में डाल रहे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, और उसको वहां से रोककर फिर वो अपने डेली यूज के खर्चों में उन पैसों को लगाने लगते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। और इसके साथ ही इमरजेंसी फंड पे भी आपसे बातचीत करेंगे और बात ये भी करेंगे कि इंश्योरेंस लेना भी कितना ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है। लेकिन रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये बातचीत जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कैसे करें इस नए फाइनेंशियल ईयर में आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसमें आपकी मदद कर रहे हैं प्रवीण वाजपेयी और साथ ही विकास पुरी। तो विकास जी, आज भी हम ये देखते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाना ज्यादातर लोगों को जरूरी नहीं लगता है, लेकिन ये होता बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी हमारे जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा मदद हमारे पैसों से ही हो पाती है, और फिर वो पैसा अगर किसी फंड में रखा है हमने तो फिर वो उससे बड़ी हेल्प और कुछ नहीं हो सकती। आप बताएं जरा
कितनी बड़ी बात होती है ये इमरजेंसी फंड, और किस तरीके से इसको बनाना सबसे ज्यादा आसान होता है? ये स्मिता बिल्कुल सही बोला है, बिकॉज अभी जैसे प्रबलीन जी बोल रही थी कि एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। तो वो इसीलिए है कि बिकॉज अब जैसे मान लीजिए इमरजेंसी फंड की आपने बात की, तो एसेट एलोकेशन जब आप करते हैं तो आपका एक ऐसा एसेट या ऐसा पोर्शन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का, जहां पे किसी भी तरह की आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास वो फंड अवेलेबल हो। चाहे वो जॉब लॉस हो सकती है, या किसी तरह का मान लीजिए कोई फिजिकल इंजरी हो गई और आप ऑफिस नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं किसी समय के लिए, या कोई और रीजन। जैसे कोविड में हमने देखा कि बीच में बहुत सारे सेक्टर्स या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जॉब्स चली गई शुरू शुरू में, और 6 महीने से 8 महीने उनको लग गए वापस किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होने में। तो ये 6 से 12 महीने हम इसलिए बोलते हैं कि आपका जनरली जो मंथली खर्चा है उस पे कोई रुकावट ना आए। तो उसके लिए जैसे जनरली एक लिक्विड फंड हो गया या आर्बिट्राज फंड कैटेगरी होती है स्मिता, इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका जो मंथली खर्चा है उस खर्चे के हिसाब से 6 महीने या 12 महीने तक का आपका कॉर्पस एक क्रिएट करके रखें। उसमें रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक तरह से सेफ्टी इमरजेंसी फंड है। उसमें रिटर्न आपको एक बहुत नॉमिनल आएगी, लेकिन आपको वो जब भी आप पैसा चाहें 1 डे या 2 डेज के टैट पे आपको वो पैसा मिल सकता है। तो इस तरीके से इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही जरूरी है। जी, और एक और चीज प्रॉब्लम जिस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो होती है किसी भी तरीके की लाइफ इंश्योरेंस आपके पास होना। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसे कोई मेडिक्लेम मिल गया तो फिर लोग और भी ज्यादा निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो अब तो क्या जरूरत है अलग से प्लान लेने की। तो टर्म प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, ये कितना ज्यादा जरूरी है और ये इन्वेस्टमेंट से कितना अलग है, इसको भी समझाइए। पहला पड़ाव जो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का, मेरे ख्याल से इसमें था वो अपने आप को एडिक्वेटली लाइफ कवर एंड हेल्थ कवर से शुरुआत हो चाहिए। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट, आज ही मेरे को जैसे आज सुबह पता चला है, वन ऑफ माय ओन इन्वेस्टर्स 41 ईयर ओल्ड, ही इज नो मोर। लाइफ इतनी अनसर्टन होते जा रही है, और ऐसे में आप इतनी क्रिटिकल स्टेज में कई बार अपने लव्ड वंस को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपके पास लाइफ कवर जरूर होना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, आजकल वाइफ भी वर्किंग है तो उनके जाने से एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है, हस्बैंड के जाने से भी होता है, अगर आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स डिपेंडेंट है। लाइफ कवर इज वेरी वेरी असेंशियल। वो आप अपने निवेश से पहले डेफिनेटली अपने लिए लेके आइए अगर आपके पास कोई भी डिपेंडेंस है। एंड जहां तक हेल्थ कवर का सवाल है स्मिता, अगेन जैसे विकास जी ने बोला था, द डिफरेंस बिटवीन एक रिच और पुअर के बीच में कई बार एक हॉस्पिटल बिल बन जाता है। तो अगर आपके पास एडिक्वेट हेल्थ कवर और एडिक्वेट लाइफ कवर नहीं है तो वो आगे आने वाले फाइनेंशियल जर्नी में आपके लिए बहुत बड़े एक तरीके से विघन डाल सकता है, आपके पूरे प्रोसेस को ब्रेक कर सकता है। एंड इसके साथ साथ अगर आपके ऊपर एक बड़ा होम लोन है तो डेफिनेटली एक एडिशनल कवर लीजिए आप अपने होम लोन को कवर करने का, जितना उसका टेन्योर है। एंड लास्टली कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करिए, वरना उसमें आपको इल्यूजन रहेगा कि आपके पास दोनों सफिशिएंट हैं, पर अक्सर दोनों इनएडिक्वेट होती है। बिल्कुल, और अनसर्टेनिटी तो हर जगह होती है। अब लाइफ के साथ तो ये चीज़ें हैं ही, लेकिन कई बार आप देखते हो कि जॉब अगर किसी की चली जाए या किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल क्रंच आ जाए तो भी बहुत ज़रूरत होती है पैसों की। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कम उम्र के हैं तभी से रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर दे, क्योंकि जितनी जल्दी प्लानिंग करेंगे उतना बड़ा कॉर्पस आपका बनेगा। इस रिटायरमेंट की प्लानिंग को सही तरीके से विकास कैसे कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बने रहने के लिए क्या कुछ करना बहुत जरूरी होता है? देखिए, रिटायरमेंट जो है ना, अब अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें हमारा, तो जो भी प्राइवेट जॉब्स हैं या इवन गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अब वो पुराने टाइम में जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम में पेंशन होता था वैसा सिस्टम नहीं है। तो हमें ही अपनी रिटायरमेंट के प्लानिंग अभी से शुरू करनी होगी। वो जिस दिन जॉब लगती है, आप भले ही उसमें 1,000 रुपए या 2,000 हो, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग उसी दिन से शुरू हो जानी चाहिए। बिकॉज अगर आप बहुत जल्दी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो स्मिता, एक बड़े ही छोटे अमाउंट से एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट किया जा सकता है। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर 25 साल की उम्र में किसी ने जॉब शुरू किया और 10,000 का उन्होंने सिप करना शुरू किया, और महज 12% की अगर हम CAGR लेते हैं तो लगभग 3.5 करोड़ उनका बन जाएगा। और यही अगर वो थोड़ा सा डिले करते हैं तो वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने 35 में शुरू किया, तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। और अगर आप हमारा अगेन दूसरा अगर सोसाइटी का एक देखें सिस्टम कैसा बनता जा रहा है कि बच्चे जनरली अपनी सिटी से दूसरी सिटी या दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, और पीछे पेरेंट्स को जब उनके पास में इतना सफिशिएंट पैसा हो कि उनको डोमेस्टिक हेल्प मिल जाए या किसी तरह के दूसरे जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो उनको इजीली मिल जाए, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए। और इसीलिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये डे 1 से शुरू हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आप इस रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ ही एक टर्म होता है प्रॉब्लम कॉस्ट ऑफ डिले, मुझे लगता है इसको भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को।
जी, इन्फ्लेशन एक इनविजिबल रिस्क है। स्मिता, हम ज्यादातर विजिबल रिस्क की बात करते हैं, वोलेटिलिटी की, बाकी रिस्क की। एक इनविजिबल रिस्क है और हमारे पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो घटती चली जा रही है लगातार इन्फ्लेशन से। आज का 1 करोड़ 10 साल बाद 55 लाख होगा, 20 साल बाद 31 लाख होगा और 30 साल बाद 17 लाख के बराबर होगा। तो जब भी आप फाइनेंशियल गोल्स बनाएं, बहुत जरूरी है कि मिनिमम 6 से 7% के इन्फ्लेशन को फैक्टर करते हुए फ्यूचर कॉस्ट को आप एनालाइज करें। चाहे अभी विकास जी ने बोला रिटायरमेंट प्लानिंग में उसको एनालाइज करें कि आपका फ्यूचर खर्चा कितना होगा, और उसी के हिसाब से रियल रिटर्न्स जहां आपके पॉजिटिव बनते हो उन एसेट्स में चुनते हुए अपने निवेश की आगे आप शुरुआत करें। जी बिल्कुल, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने 1 करोड़ का अपने लिए टारगेट फिक्स किया है, जैसा कि प्रॉब्लम बता रही हैं, तो वो 1 करोड़ की वैल्यू अगर आप 10 साल, 20 साल या 30 साल का टारगेट लेके चलते हैं तो उसके हिसाब से किस तरीके से घटती जा रही है। तो अपनी जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करें तो उसमें भी इन्फ्लेशन का ध्यान रखें, और बाकी अगर आपके कोई टारगेट और गोल है तो उसमें भी इसका ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन फिर भी विकास, कुछ लोग ऐसा करते हैं, अक्सर हमारे पास भी ऐसे पोर्टफोलियोज आते हैं जिसमें टारगेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका अमाउंट 20 साल के बाद भी अगर उसको उन्होंने तय कर रखा है तो अमाउंट बड़ा छोटा सा रखता है, यानी कि इन्फ्लेशन का ध्यान ज्यादातर लोगों के जहन में नहीं होता। जी, तो इसीलिए बैकवर्ड कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है कि रियलिस्टिक टारगेट रखिए कि आपका आज का खर्चा कितना है, अगर 20 साल के बाद जाएंगे तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके मुझे कितना पैसे की जरूरत है। तो वो जो आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सही में पता चलेगा कि कई बार ऐसा भी हो सकता है स्मिता कि हमें लगता है कि हम केवल 10,000 या 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पता नहीं हमारा उतना पैसा बन पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करें तो लगेगा कि बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। तो लास्ट में यही बोलूंगा कि जैसे रूल ऑफ 15 होता है कि 15,000 की सिप करें, और यदि मान लीजिए पोटेंशियली अगर 15% का CAGR है तो 15 साल में 1 करोड़ बन जाता है। तो बस इसको एक ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करें। शुरुआत कम से करें लेकिन स्टेप अप करते जाएं, जैसे जैसे कैश फ्लोज बढ़े वैसे वैसे सिप का अमाउंट बढ़ाते जाएं, ताकि आने वाले समय में आपके जो गोल्स हैं वो इजीली पूरे हो सकें। बिल्कुल, और इजीली पूरे हो सके गोल, और साथ ही बहुत अच्छी और हैप्पी लाइफ भी आपकी हो। इसी के साथ मैं आखिर में आपसे चाहूंगी प्रबलीन, सबसे पहले मैंने विकास जी से पूछा उनका मास्टर प्लान क्या है इस साल, फाइनेंशियल ईयर की जो फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है लोगों की, उसकी आपका मास्टर प्लान क्या है? जी स्मिता, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने हमने अभी रूल्स डिस्कस किए हैं उनको फॉलो किया जाए। जब मार्केट्स में गिरावट है स्पेशली, तब आपको ग्रोथ एसेट्स का साथ नहीं छोड़ना है, अपनी SIPs को कंटिन्यू करना है, और आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते जाना है सो दैट हम इन्फ्लेशन के साथ साथ अपनी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है स्मिता उनको भी फैक्टर इन कर सके। बिकॉज जब हमारी सैलरीज बढ़ती है, हम अनजाने में हमारा लाइफस्टाइल एक्सपेंशन होता रहता है। तो अगर आपकी जब बोनस आते हैं इसी टाइम ऑफ द ईयर में, आपके इंक्रीमेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली एवरी ईयर आपका स्टेप अप होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपके निवेश आपके लाइफस्टाइल और के हिसाब से बढ़े। एंड आई थिंक इन बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आई थिंक द कमिंग फाइनेंशियल ईयर सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और लगातार करते रहें, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, एंड एनी लाइफस्टाइल चेंज के साथ स्मिता डेफिनेटली गौर दें अपनी इंश्योरेंस नीड्स पे, वो भी बहुत क्रूशियल है। जी हाँ, तो ये तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स और बहुत ही अच्छे टिप्स जो दिए हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने, और इन टिप्स को अगर आप अपनाते हैं तो ज़रूर आप एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आने वाले साल की कर पाएंगे, और हमेशा अगर इस पर आप बने रहते हैं तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का आपकी ये जर्नी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो नए फाइनेंशियल ईयर की ये नई प्लानिंग, और इस नई प्लानिंग के साथ अगर आप करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट तो होंगे आपके ढेर सारे मुनाफे, आपका पूरा होगा टारगेट और साथ ही बनेगा बड़ा कॉर्पस। इसलिए इसे ध्यान से देखें और इसमें लगातार बने रहें। इसी के साथ मनी गुरु में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।